नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 विशेष मंत्रिस्तरीय कार्यक्रमों में हुए शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधन किया। भारत का सबसे बड़ा 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी 2022 का तीसरा दिन आज। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान के घर रुके राहुल गांधी, मशीन से काटा चारा। अब खेती किसान हो जाएगी और आसान, ड्रोन खरीदने पर किसानों को 4 लाख रुपए की सब्सिडी। बेटा बना अधिकारी तो किसान पिता की आंखों से छलक गए खुशी के आंसू। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिलेगी 13वीं किस्त। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, 55 से अधिक खेती की मशीनों पर सब्सिडी देने का लिया फैसला। पंजाब के 18 टोल प्लाजा पर किसानों का उग्र प्रदर्शन, कई जगहों पर झड़प। राजगढ़ में बिजली कटौती से किसान हुए परेशान, फसलों को हो रहा भारी नुकसान। स्टार्टअप कंपनी जेटा फार्म्स ने मकेन फूड्स के आलू की खेती के ऑर्डर हासिल किए। नवंबर में 34% बढ़ा खाद्य तेल का आयात, पाम तेल की मांग में रिकॉर्ड तेजी का असर। दुबई जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा एग्री टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा। 4 दिन में यूरिया की दूसरी रैक पहुंची छतरपुर, किसानों ने ली राहत की सांस। पपीते की खेती करने पर किसानों को 45,000 रुपए, यहाँ करे आवेदन। बढ़ेंगे खबरों की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर कल होने वाले और इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज होने वाली मंत्रिस्तरीय खुली वार्ता पारस्परिक बहुपक्षवाद के लिए नए दिशा निर्देश विषय पर है। आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियां और समाधान, और ये दोनों विषय सुरक्षा परिषद में भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार स्थापित होने वाली महात्मा गांधी की ये प्रतिमा भारत ने भेंट की है। विदेश मंत्री शांति स्थापकों के खिलाफ अपराध की जवाबदेही तय कराने के लिए मित्रों के समूह की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के साथ भी विचार विमर्श कर रहे हैं। वे इन 2 प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी वार्ता करेंगे। मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 पर भारत की पहल को दर्शाने वाली एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के लिए मोटे अनाज पर आधारित भोज की मेजबानी की। बता दें कि सिर्फ बाजरा का उपयोग करके व्यंजन तैयार किए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। फिक्की का वार्षिक सम्मेलन और 95वां एजीएम फिजिकम डिजिटल मोड में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम आज और कल तक चलेगा। इसमें नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट, सामाजिक संगठनों, मीडिया सहित अन्य लोग के उच्च स्तरीय दर्शकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। भारत का सबसे बड़ा 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी 2022 का आयोजन पुणे में किया जा रहा है। किसान श्रृंखला की ये 31वीं प्रदर्शनी पुणे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रदर्शक हैं और इन दिनों 1 लाख से भी अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कार्यक्रम 18 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा और ये एक ऐसा मंच है जहां कंपनियां किसानों को अपने नवीनतम और अभिनव उत्पाद प्रदर्शित कर रही है। किसानों के पास स्पार्क नामक कृषि स्टार्टअप के लिए एक विशेष क्षेत्र भी है। सूत्रों के अनुसार लगभग 60 कृषि उद्यमियों ने किसानों और आगंतुकों को अपने विचार और नवीन तकनीक पेश करने के लिए भी अपने स्टार्टअप को पहले ही पंजीकृत कर लिया है। देखिए इस पर हमारे संवाददाता ज्योति शर्मा की एक रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं पुणे किसान मेले में और आज है किसान मेले का तीसरा दिन। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस मेले में 400 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है और कहीं न कहीं 1 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर मैं 2 दिन के आंकड़े की बात करूं तो ये कहीं न कहीं सच होता दिखाई दे रहा है। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए और लेकर आती रहूंगी। वीडियो जर्नलिस्ट वैशाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार शाम दौसा में यात्रा मार्ग के पास एक किसान के घर थोड़ी देर रुके और हाथ से चलने वाली मशीन चलाकर चारा काटा। उन्होंने यात्रा में शामिल खिलाड़ियों, किसानों और अन्य वर्गों के लोगों के साथ भी बातचीत की। यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया है, असली भारत तो बस गाँव में ही बसता है। और इस फोटो में राहुल चारा काटते नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मशीन पर हाथ आजमाए हैं कि यह यात्रा इस समय राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रही है। बृहस्पतिवार को यात्रा में मुक्केबाज स्वीटी बुरा और भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक निवास हुड्डा भी शामिल हुए। इसकी फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं आज भारत के खेल जगत के सुपरस्टार्स के साथ चलने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि अविश्वसनीय चैंपियंस ने भारत को गौरव दिलाने के लिए अपना पसीना और खून एक कर दिया है। उन्होंने कई बलिदान दिए हैं और ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश को गौरवान्वित किया है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया है और भारत की एकता, भाईचारे और सद्भाव के लिए चल पड़े हैं। देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। इन किसानों की कृषि मशीनरी खरीदना इतना आसान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ऐसे किसानों की मदद के लिए सामने आई है। किसानों की ड्रोन खरीदने में मदद इसलिए की जा रही है ताकि खेती किसानी में हो रही तकनीकी तौर पर पीछे ना रह जाए। खेती किसानी में नई नई तकनीकें लाई जा रही है। किसानी को आसान बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में किसानों को ड्रोन खरीदने पर अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। ऐसा करने से लघु और सीमांत किसान भी खेती किसानी में ड्रोन का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। बता दें कि देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। इन किसानों के लिए कृषि मशीनरी खरीदना इतना आसान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ऐसे किसानों की मदद के लिए सामने आए हैं और किसानों की ये मदद इसलिए की जा रही है ताकि खेती किसानी में वो तकनीक तौर पर पीछे ना रह जाए। कुशीनगर के मदनपुर सुकरोली गांव के रहने वाले एक किसान पिता का बेटा अधिकारी बना तो किसान पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। मदनपुर सुकरोली गांव के रहने वाले मनीष सिंह ने यूपीएससी लोअर की परीक्षा क्वालिफाई कर सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर तैनात हुए हैं। जब वो अपने घर पहुंचे तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मनीष सिंह ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बेटी को पढ़ाने के दौरान किए गए संघर्ष की कहानी को बताते हुए किसान पिता आंखों से आंसू आ गए। मनीष सिंह इतने गरीब थे कि खुद नौकरी कर अपने आगे की शिक्षा पूरी की। फिलहाल मनीष ने अपनी सफलता को लेकर क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। हमारा चयन सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर हुआ है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, थोड़ा समय लगेगा, सफलता जरूर मिलेगी। आप शुरू में मतलब इस एरिया से 10-15 साल पहले कोई अधिकारी बनता नहीं था। 2015 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तो मेरे भी जहन में आया कि हम भी एक कुछ कर सकते हैं। तो पहले हमारे दिमाग में आया कि पहले एक छोटी नौकरी ले लेते हैं। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं था कि मैं खूब लंबे समय तक तैयारी कर सकूं। इस वजह से मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ा। उसके बाद मैं लगातार संघर्ष करते चले गए और आज हमें यह मुकाम हासिल हुआ है। इसका श्रेय हम अपने भाई, छोटे भाई हमारा सतीश है जो इस समय सहायक अध्यापक हैं यहाँ कुशीनगर में, और उसके साथ साथ अपने माँ और पिता और हमारे जो गुरुजन हैं उनको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। जैसे हमारा जब रिजल्ट आया तो अपने पापा को बताया। पापा हमारे बात करते करते इमोशनल होकर रोने लगे। तो हमने कहा अरे पापा तार लड़का अधिकारी हो गई बटे। तो हंसने लगे, करे हम यही दिन देखना हमको बाकी था, आज हमने ये दिन देख लिया, बहुत खुशी। इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए जीवन में कुछ है नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप लगातार, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप लगातार संघर्ष करते रहिए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को देश भर के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की थी। इसके तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। करीब 10 करोड़ किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं और उन्हें 12 किस्त मिल चुकी है। अब देश भर के किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगली किस्त सरकार की तरफ से 26 जनवरी से पहले रिलीज की जाएगी। लेकिन इस बीच योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को 13वीं किस्त मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। दरअसल राज्य के अधिकतर किसानों ने अभी तक भूलेख वेरिफिकेशन और eKYC नहीं कराया है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान में हो रही धांधली को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगले किस्त हासिल करने के लिए भूलेख वेरिफिकेशन और eKYC दोनों ही काम जरूरी है। हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने किसानों तक कृषि मशीनें सस्ते दामों में पहुंचाने की दिशा में फैसले देते हुए 25 लाख तक की मशीनों पर 50% की सब्सिडी देने को 25 लाख तक की मशीनें आधी कीमत पर उपलब्ध करा रही है।
मायने ये है कि हरियाणा सरकार ने अपनी योजना के तहत 25 लाख तक की कृषि मशीन की खरीद पर किसानों को 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां मशीनीकरण के आ जाने से किसानों को खेती करने को और भी आसान बना दिया गया है। मशीनों के आने से बड़े बड़े कामों को भी बहुत कम समय में किया जाने लगा है। कृषि में मशीनों की मदद और किसानों को सहूलियत देने के लिए सरकार की तरफ से भी कृषि यंत्र को खरीदने के लिए किसान भाइयों को बेहतर सब्सिडी दी जाती है। हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए किसानों को बागवानी की दिशा में सक्षम बनाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1500 से लेकर 25 लाख रुपए तक की मशीनों पर 50% तक का अनुदान देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 55 से अधिक खेती की मशीनों पर भी अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार द्वारा 13 कंपनियों को मनोनीत किया गया है और खेती किसानी को आसान बनाने की कोशिश में सरकार की तरफ से ऐसी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की जा रही है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 15 जनवरी तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे ये टोल निःशुल्क हो जाएंगे। महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि विरोध के दौरान किसान टोल प्लाजा से गुजरने वाले किसी भी वाहन के लिए शुल्क नहीं काटने देंगे। पंजाब के किसानों ने गुरुवार को कई टोल प्लाजा पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कृषि ऋण माफी, फसलों के लिए लाभकारी मूल्य और फसलों के नुकसान के मुआवजे सहित उनकी मांगों को लेकर दबाव डाला गया। किसान 11 जिले के 18 टोल प्लाजा बंद करने पहुंचे हैं। इस दौरान किसानों के अलग अलग टोल पर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से झड़प भी हुई है, जिस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठियां भी चली। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद है। टांडा टोल प्लाजा पर स्थित काफी देर तक तनावपूर्ण रही। जानकारी के मुताबिक किसानों ने अब तक पंजाब के कुल 16 टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है। सबसे अधिक तनावपूर्ण स्थिति टांडा टोल प्लाजा पर बनी। पुलिस को मौके की स्थिति काबू में रखने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर टोल कर्मियों ने कहा कि अगर टोल बंद होते हैं तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। किसानों ने टोल के सभी काउंटरों पर कब्जा कर लिया है। इससे पठानकोट से टांडा और टांडा से पठानकोट के काउंटर पर भारी जाम लग रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के किसान बिजली कटौती से इन दिनों परेशान हैं। किसानों का कहना है कि जब फसलों की सिंचाई की आवश्यकता है तब बिजली विभाग आपूर्ति नहीं करते हैं। इससे सिंचाई नहीं हो पा रही है। कुछ गांव में 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है, तो कुछ गांव में कई दिनों से बिजली ही नहीं है। बिजली का बिल जमा होने के बावजूद भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उनकी फसलें सूख रही है, क्योंकि खेतों में सिंचाई हो ही नहीं पा रही है। डीजल खरीद कर जनरेटर की मदद से सिंचाई करने को किसान मजबूर है। जिस किसान के पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं है, वो बिजली आने के इंतजार में बैठा है। फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रो कैपिटल ने राजस्थान के बाड़मेर के छोटे से तारा मठ गांव को एक अनूठी कृषि परियोजना हासिल करके राष्ट्रीय मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। ग्रोपिटल ने मकेन फूड्स इंडिया से 25 एकड़ जमीन से इस गांव के किसान को रोजगार के अवसर देते हुए आलू उत्पादन अनुबंध हासिल किया है। शुष्क मौसम और भूजल की कमी के कारण इस क्षेत्र के लिए बाजरा, चना और जीरा आदि जैसी सीमित फसलों की खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सब्जियों या फलों के बगीचों का मकेन फूड्स की आलू उत्पादन परियोजना राज्य में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए गांव के किसानों के लिए एक ऐसा ही कदम है। कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के आयात में तेज उछाल के कारण भारत का खाद्य तेल आयात नवंबर में 34% बढ़कर 15.29 लाख टन हो गया है। उद्योग संगठन SCA ने ये जानकारी दी है। 2022 और 23 के पहले महीने नवंबर के लिए खाद्य तेल और गैर खाद्य तेल सहित कुल वनस्पति तेलों के आयात के आंकड़े जारी किए गए हैं और आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 में वनस्पति तेलों का आयात 32% बढ़कर 15 लाख से भी अधिक टन हो गया है, जो पिछले साल इसी महीने में 11 लाख से अधिक टन था। SCA ने RBD पामोलिन के अत्यधिक आयात पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि ये घरेलू रिफाइनरी कंपनियों को प्रभावित कर रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि CPO और रिफाइन तेल 12.5% के बीच 7.5% का मौजूदा आयात शुल्क अंतर CPO के विपरीत हमारे देश में रिफाइन पामोलिन के आयात को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने आगे कहा कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तैयार माल का यह आयात राष्ट्रीय हितों के विपरीत है और घरेलू पाम रिफाइनिंग उद्योग की क्षमता उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।
दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दुबई ने बड़े पैमाने पर पर्यावरण के अनुकूल कृषि पर्यटन स्मारक के लिए जगह बनाने के लिए अपने रेगिस्तान को बदलने की योजना बनाई है। एग्री हब पूरी तरह से नवकरणीय ऊर्जा और खरीदारी व्यवसाय, शिक्षा और मनोरंजन के लिए बुनाई की सुविधाओं से संचालित होगा, जो इसके आसपास के वातावरण के साथ मिश्रित धातु के रूप में होगा। ये परियोजना एमिरेट्स की ग्रामीण इको टूरिज्म में वैश्विक नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की बड़ी पहल का हिस्सा है। एग्री हब हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर और स्थानीय समुदायों और विरासत और सांस्कृतिक परिदृश्यों की स्थिरता को बढ़ावा देकर पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को समृद्ध करते हुए किसानों के जीवन में सुधार करेगा। छतरपुर जिले में यूरिया की किल्लत लगातार बनी हुई है। किसानों की मांग के अनुरूप फसलों में छिड़काव के लिए यूरिया कई दिनों तक मार्कफेड के गोदामों में चक्कर लगाने के बाद भी सभी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा था। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर 4 दिन बाद यूरिया की दूसरी खेप सोमवार को पहुंची। इससे यूरिया की मांग की पूर्ति करने की उम्मीद बढ़ी है। जिले में किसानों को यूरिया की एक बोरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसे सरकारी गोदाम और सोसाइटियों के लिए यूरिया की रैक आने से राहत मिलने की उम्मीद है। रैक पॉइंट पर यूरिया रैक का निरीक्षण करने पहुंची उर्वरक निरीक्षण एस.के. मिश्रा, सुरेंद्र अग्रवाल, वी.के. शुक्ला ने बताया कि हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे यूरिया रैक में से मार्कफेड के छतरपुर गोदाम के लिए 200 टन, हरपालपुर के लिए 50 टन, बमीठा के लिए 180 टन, घुआरा के लिए 200 टन, बड़ा मलहरा के लिए 200 टन, बिजावार के लिए 70 टन और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छतरपुर के लिए 500 टन यूरिया भेजा गया है। अगर आप बिहार के किसान हैं और आपके पास खेती योग्य भूमि है तो आप इस योजना के पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन की करंट रसीद और पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, खेती का विवरण, बैंक पासबुक होनी जरूरी है। बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मिजोरम जैसे कई राज्यों में पपीते की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी तरफ से आर्थिक मदद भी की जाती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार भी किसानों को पपीते की खेती पर 75% तक का अनुदान दे रही है। किसानों को ये राशि एकीकृत बागवानी योजना के तहत दी जा रही है। 1 हेक्टेयर पपीते की खेती की लागत 60,000 रुपए निर्धारित की गई है। 75% की सब्सिडी के आधार पर किसानों को 45,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत आंवला, बेर, जामुन, बेल, कटहल, अनार आदि की खेती पर भी 50% तक अनुदान दिया जाता है। भारत के कई राज्यों में लगातार तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। ऐसे में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों में भारत के कई राज्यों में तापमान बहुत ही तेजी से नीचे गिरने की संभावना जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार धीरे धीरे ठंड में वृद्धि हो रही है। दिल्ली में सर्द हवा और कोहरा का प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के तापमान में कमी आने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और शाम के समय कोहरा और सर्द हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। सर्द हवा चलने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में काफी राहत है। इसी के चलते AQI मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में अब लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस होने लगेगी, लेकिन अभी अधिक ठिठुरन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दिन के समय अच्छी तेज धूप खिली रहेगी, जिसके चलते दिन के समय तापमान में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 MS स्वामीनाथन, नंबर 2 विक्रम साराभाई, नंबर 3 सोमनाथ देसाई, नंबर 4 S राधाकृष्णन। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।